कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था। वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। कांग्रेस के हर एक अधिवेशन में 1905 से लेकर आज तक सामूहिक तौर पर वंदे मातरम गाया जाता है। आपके अधिवेशनों में गाया जाता है कि नहीं, ये बताइए। आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी हैं। वंदे मातरम के साथ हुए राजनीतिक छल और अन्याय के बारे में सभी पीढ़ियों को जानना चाहिए। नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वंदे मातरम एक शब्द, एक भाव, एक चेतना, एक स्वाभिमान, एक संघर्ष, अंग्रेजों के विरुद्ध विजय की ज्वाला, राष्ट्र का उद्घोष, यही है हमारा वंदे मातरम। हमारी संसद ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा की है, लेकिन सवाल वंदे मातरम पर वोट वंदन का उठ खड़ा हुआ है। यह सवाल इस तथ्य से उठा है कि 1937 के कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम के सिर्फ 2 पद का गायन स्वीकार हुआ और 24 जनवरी 1950 को सिर्फ इतना ही राष्ट्रगीत के तौर पर स्वीकार हुआ। आज संसद में बहस की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि वंदे मातरम पर मुस्लिम लीग के सामने कांग्रेस ने घुटने टेक दिए और यही विभाजन का देश का आधार बना। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सत्ता पक्ष के हमले के जवाब में कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दलों ने दलील दी कि जनता के मुद्दों से भागने के लिए वंदे मातरम पर बहस खड़ी की गई है। प्रियंका गांधी ने वंदे मातरम की बहस को बंगाल चुनाव से जोड़ा। ममता बनर्जी ने भी बंगाल के अपमान का आरोप लगाया, ममता बनर्जी की पार्टी ने। उधर संसद में बहस के दिन राहुल गांधी की गैर हाजिरी पर बीजेपी सवाल उठा रही है। सवाल यह है कि वंदे मातरम पर जिन्ना की मुस्लिम लीग के आगे नेहरू के झुकने के आरोप बीजेपी का ब्रह्मास्त्र है। क्या क्रांतिकारी गीत वंदे मातरम वाकई तुष्टीकरण का शिकार हुआ और जानबूझकर दुर्गा मां के इर्द गिर्द जो लाइनें लिखी गई थी उनको हटा दिया गया? और क्या यह मानसिकता आज भी जिंदा है? वंदे मातरम के बंटवारे पर सिर्फ चर्चा या कोई फैसला? वंदे मातरम पर वोट वंदन, आज यही है हल्ला बोल का विषय। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, सुधांशु त्रिवेदी सांसद, प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ेंगे। अतुल लोंढे पाटिल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए। स्वागत है आपका। वारिस पठान AIMIM के प्रवक्ता, LJPR से धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 2 खास मेहमान, मोहम्मद तौसिफ रहमान जो कि TMC की तरफ से, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। पहले लेकिन ये रिपोर्ट। तम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वाम नमामि कमलाम, अमलाम अतुलाम, सुजलाम सुफलाम, मातरम वंदे मातरम। ये लाइनें वंदे मातरम के हटाए गए पदों में से एक है। संसद की चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन लाइनों की अहमियत को देश को समझाया। ये भाव गुलामी की हताशा में हम भारतीयों को हौसला देने वाले थे। अब जब ये लाइनें देश के स्वीकारे गए राष्ट्रगीत में शामिल नहीं है तो वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर हो रही संसद की चर्चा में कांग्रेस पर वार का सबसे अचूक अस्त्र बनी है। इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी,
इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। वंदे मातरम गीत को लेकर प्रधानमंत्री के निशाने पर पंडित नेहरू हैं। नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। तो उधर संसद में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वंदे मातरम के भाव को बीजेपी आरएसएस ने कभी स्वीकार ही नहीं किया। वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश के अंदर हम खौफ पैदा करना चाहते थे। तो ये था मूल भाव वंदे मातरम का, ब्रिटिश के विद्रोह करने का। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके राजनीतिक पूर्वजों ने वंदे मातरम की इस मंशा को आपने कब पूरा किया? कब आपने ब्रिटिश का विद्रोह किया? हम ये बहस यहाँ आज दो वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह यह है कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। इस बीच विपक्ष के कई अन्य दलों ने वंदे मातरम के विभाजन को मुद्दा बनाने पर बीजेपी पर पलटवार किया है। जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में सबको जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। वंदे मातरम की रचना बंगाल की धरती पर हुई थी। वंदे मातरम पहली बार क्रांति का गीत बंगाल के विभाजन के मुद्दे पर बना था। ऐसे में वंदे मातरम के विभाजन का ये मुद्दा बंगाल में सबसे ज्यादा तूफान ला सकता है। ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि वहां कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। वंदे मातरम का पूरा गाना कभी नहीं लिया था। ओनली रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ लाइन, सिलेक्टेड लाइन तैयार किया था, उसी का ऊपर में वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग एक्सेप्टेड हुआ था। कल मैं बीजेपी का बात भी सुना, कोई बोला कि नेताजी को हम पसंद नहीं करते हैं। अरे तुम नेताजी को पसंद नहीं करते हैं, गांधी जी को नहीं करते हैं, राजा राम मोहन राय के नहीं करते, तो किसको पसंद करते हैं? ये कैसे आया ये सब लोग? जाहिर है कि वंदे मातरम पर संसद की चर्चा एक सुंदर अभिव्यक्ति तो है, लेकिन इसकी राजनीति ने वोट बैंक वाली राजनीति पर आर पार की लड़ाई फिर छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अतुल औंडे पाटिल साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। बाकी मेहमान भी जुड़ गए। वारिस पठान एआईएमआईएम का पक्ष रखेंगे। धीरेन्द्र कुमार चिराग पासवान की पार्टी का, मोहम्मद तौसीफ रहमान प्रवक्ता टीएमसी के, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या ये आरोप जो कांग्रेस पार्टी का है उसमें दम है? वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में आप नेहरू की लेगेसी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की विरासत को खत्म करने के लिए, उस पर काला दाग लगाने के लिए आप ये पूरा प्रकरण कर रहे हैं और इसमें आप कभी सफल नहीं होंगे। इस पर आपका क्या जवाब है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूं, नेहरू की विरासत को गले से बांधकर और डूब जाने का निर्णय कांग्रेस कर चुकी है। और दर्शकों को यदि न पता हो तो मैं बताऊं, 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और आज लगभग 100 साल के बाद भी परिवार की ही हाथ में कमान है। अब कोई कहेगा अध्यक्ष खड़गे जी हैं, तो खड़गे जी एक नहीं 3 बार बोल चुके हैं कि हाई कमान निर्णय लेगी। और हाई कमान का डेफिनेशन भी उन्होंने किया है कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और मैं। वैसे इसका मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी को तो उन्होंने किनारे कर दिया, वो अलग बात छोड़िए। तो उन्होंने जोड़ के रखा। और जहां तक नेहरू जी की बात है, अंजना जी, वो दौर चले गए जब एक मीडिया में कंट्रोल सेक्शन होता था और आप अपनी मन मर्जी की चीज बताते थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात बोली है, उन्होंने कहा कि अक्टूबर 15, 1937 को अगर मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना ऑब्जेक्शन लिखा और नेहरू ने 20 अक्टूबर 1937 को सुभाष चंद्र बोस जी को पत्र लिखा और 26 अक्टूबर 1937 को कलकत्ता में अधिवेशन में कांग्रेस ने वंदे मातरम को काट दिया। अगर कोई इस पॉइंट को रिफ्यूट कर सके तो करे। हकीकत यह है कि जो एक लीगेसी बहुत बड़ी बना रखी थी, अंजना जी, हम किसी का कद नहीं छोटा कर रहे हैं। कद के सामने बना हुआ जो पर्दा था ना, बस पर्दा हटा दे रहे हैं। उसके बाद जनता खुद देख रही है कि कौन किसका कद कैसा था।
और यहां मैं एक बात और बता दूं कि जो वंदे मातरम के विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात कही है, जो इन्होंने कहा ना कौन किसकी भावना और किससे क्या समझता है, देखिए पहली बात यह कि कट्टरपंथियों के आगे झुकने का अंजाम बहुत बुरा होता है। 1937 में वंदे मातरम कटा और 47 में देश कट गया। अब दूसरी बात, वो किस मूल भावना को बताते हैं। उन्होंने कहा यह मूल भावना हजारों साल पुरानी है, जिसके संवाहक हम हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने बोला जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यह वही वंदे मातरम की भावना है। उन्होंने कहा यह ऋग्वेद में और अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त से आती है, जिसमें कहा गया मातः भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये भूमि हमारी माता है, मैं इसका पुत्र हूं। और ये वही भावना है जो हमारी संघ की प्रार्थना में आती है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मैं कहता हूं आपके लाखों दर्शक सुने, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि और वंदे मातरम में भाव एग्जैक्टली सेम है कि नहीं। बस यहीं पे एक अंतर है कि उन्होंने कहा कि अगर उस समय नेहरू जी अड़क के खड़े हो गए होते और जिन्ना के आगे नहीं झुकते, वंदे मातरम न विभाजित होता, शायद देश विभाजित होने से बच जाता। मगर क्या बताएं, उस गलती से कोई सबक नहीं लिया है और आज भी ये लोग उन्हीं के साथ खड़े हैं, उसी मुस्लिम लीग के साथ। एक लाइन बोल दूं, आज गौरव गोगोई के मुंह से एक बात निकल गई कि 24 जनवरी 1950 को मुस्लिम लीग ने विरोध किया, इसके बावजूद हमने वंदे मातरम को लिया। अब अतुल पाटिल जी बता दीजिएगा, आप तो कहते हैं ये मुस्लिम लीग वो वाली मुस्लिम लीग नहीं है, तो 15 अगस्त 47 को देश विभाजन होने के बाद ये 24 जनवरी 1950 को कौन सी मुस्लिम लीग थी? ये अनजाने में हकीकत सामने आ गई। ये वही मुस्लिम लीग थी जो तब थी, क्योंकि इस आजाद भारत में बनी मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल और पीके पोकर साहब बहादुर जिन्ना की मुस्लिम लीग के मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष थे। जिन्ना को कायदे आजम कहते थे, इनको कायदे मिल्लत कहते थे। और 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मद्रास प्रेसिडेंसी की 30 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती। 95% मुस्लिम ने उनका समर्थन किया और साउथ इंडिया से एक भी मुस्लिम पाकिस्तान नहीं गया। ठीक है, चलिए मैं इस पर लौटूंगी और अगला सवाल ये होगा वोट वंदन वाला, जो मैं उनसे पूछूंगी कि क्या वंदे मातरम पर वोट वंदन के लिए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन दो मौजूद सवाल हैं। सबसे पहले तो तीनों पैराग्राफ हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं जो आज प्रधानमंत्री ने भी वहां पर हिस्सा गाया था। आखिर इसको हटाने की वजह क्या थी, इस पर अगर आप एक पॉइंटेड जवाब देंगे अतुल साहब, तो ये सबके लिए अच्छा रहेगा। मतलब आपकी भी कोई वजह रही होगी ना, अगर ये गलत है जो आरोप प्रधानमंत्री लगा रहे हैं तो आप उसको बताइए कि भाई गलत कह रहे हैं वो, और अगर नहीं तो फिर इसको क्यों हटाया गया। क्योंकि त्वम ही दुर्गा दश प्रहर रणधारिणी, ये कमला कमल दल विहारिणी वाला जो पूरा पैराग्राफ है दुर्गा मां के बारे में, ये क्यों हटाया गया। दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक चिट्ठी को उन्होंने कोट किया है जो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को लिखी थी और उसमें कहा था कि मुस्लिमों को इससे परेशानी हो सकती है। वो कह रहे हैं 37, जहां पर आप इसके लिए माने कि काट दो हिस्सा वहां से देश का, क्योंकि जब मांगने और मिलने की आदत लग जाती है तो देश का भी हिस्सा दे दो, इसको वो मांग बैठे और वो भी मान लिया गया। दोनों लिंक्ड है। दो सवाल है, पहले तो ये हिस्सा क्यों काटा, दूसरा ये चिट्ठी क्या सही है, क्या आप इस पोजीशन में है कि हमें बताएं कि क्या वाकई उन्होंने चिट्ठी लिखी थी ऐसी सुभाष चंद्र बोस को। देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री का भी सच नहीं बोले, उस तरफ से सुधांशु जी जो आज कह रहे थे वो चारों उंगली जो है उनकी तरफ थी। ना गोलवलकर जी ने क्या कहा वो बता पाए, ना हेडगेवार का क्या स्टैंड था, ना सावरकर जी का क्या स्टैंड था, उसके बारे में कुछ नहीं कह पाए। जो उस वक्त काफी एक्टिव थे, जिन्होंने सबसे पहले 1937 में उसी वक्त हिंदू राष्ट्र अलग है मुस्लिम राष्ट्र अलग है का ठराव जो है वो अहमदाबाद के अधिवेशन में हिंदू महासभा के पारित किया था। ये वही मुस्लिम लीग है जिसको हमने हरा दिया था, 4% भी वोट नहीं मिला था 37 के चुनाव में 1935 के एक्ट के तहत। और उसके बाद 1940 में लाहौर के अधिवेशन में उन्होंने पाकिस्तान का ठराव पारित किया था, वही फजलुल हक के साथ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1941 में जो है 3 प्रांतों में सरकार स्थापन की थी और 1942 में गवर्नर हर्बर्ट को खत लिखा था कि 1942 के आंदोलन को कैसा कुचला जा सके। और उसी वक्त जब आंदोलन चल रहा था तो बाहर से जब सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद की सेना के साथ लड़ रहे थे, तब सावरकर जी कह रहे थे कि आप सारे हिंदुस्तानियों को बरतानी आर्मी में शामिल हो जाओ आजाद हिंद सेना के खिलाफ लड़ने के लिए। और इसी विश्वमन से, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो खत लिखे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और गोलवलकर जी को, कि इसी विश्वमन ने, सांप्रदायिक विश्वमन ने महात्मा गांधी जी की हत्या की है और इस विश्वमन के लिए आप जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा, उसका जवाब प्रियंका जी ने दे दिया कि सुभाष चंद्र बोस जी को खत लिखा था, 3 दिन बाद सुभाष चंद्र बोस जी का खत इनको आया और तब जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था मैं कलकत्ता जल्दी पहुंचूंगा और फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी से बात करूंगा। अब इस समिति में कौन कौन थे? इस समिति में सुभाष चंद्र बोस थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, राजेंद्र प्रसाद थे,
इसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी से सलाह लेने के लिए कहा और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सलाह दिया। तो मैं आगे सवाल पूछना चाहता हूं बीजेपी से, क्या वो उनके समझ को रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य नरेंद्र देव, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनकी समझ को क्या देश के प्रधानमंत्री नकारते हैं, जिन्होंने कहा था कि इसके दो स्टांजा ने ही आज तक सब कुछ किया है, आज तक इस देश में प्रेरणा भरी है, और वो प्रेरणा को कायम रखने के लिए दो स्टांजा ठीक है, जिन्होंने उसको रिदम भी दिया था और जिसे बाद में एक्सेप्ट किया गया नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम के लिए भी चर्चा हुई थी। ये तो वही राजीव दीक्षित है जी, जिन्होंने इस देश के नेशनल एंथम को भी बदनाम करने की कोशिश की थी और किसके लिए गाया वो कहा था, और रविंद्रनाथ टैगोर जी को उसका जवाब जो है वो जवाब भी सामने रखा गया था। तो जिनका कोई योगदान ही नहीं है, ठीक है, जिनका स्वाधीनता संग्राम में कोई योगदान ही नहीं, जिनका ये सवाल मैं उनसे पूछूंगी, ठीक है, ये सवाल मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन इसका जवाब नहीं मिला। सम पैराग्राफ्स में इरिटेट द मुस्लिम्स, ये हमारे पास इस वक्त चिट्ठी भी है, हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अतुल साहब, ये तो एक्सप्लेन कीजिए ना। ये देखिए, ये ऊपर की जो 3 लाइनें हैं, थोड़ा जूम इन कीजिएगा। इट डज सीम दैट दिस बैकग्राउंड, मेरे पास भी महात्मा गांधी जी ने लिखा हुआ खत है, जो मैं पूरा कहूंगा यंग इंडिया में, जब वो कर्नाटक में थे, जो लिखा था, मैं वो भी पढ़ के दिखा दूंगा। ठीक है, दिखा दीजिएगा। तब तक मैं अपना सवाल पूछ लूं दिखा के चिट्ठी, क्योंकि आज रेफरेंस इस चिट्ठी का आया है। इसमें लिखा है डिफिकल्टी ऑफ द लैंग्वेज, इसमें उन्होंने साफ लिखा है, इट डज सीम दैट दिस बैकग्राउंड इज लाइकली टू इरिटेट द मुस्लिम्स, ये देश के मुस्लिमों को नाराज कर सकता है। ये धारणा क्यों बनी? नहीं, मैं तो अभी सब कुछ ही पढ़ने वाला हूं। जिनके मातृ संस्था में आरएसएस में आज तक एक बार भी वंदे मातरम गाया नहीं गया, जिनके मातृ संस्था हेडक्वार्टर जहां मैं रहता हूं, 52 साल तक देश का तिरंगा नहीं फड़काया गया, जिनके ऑर्गेनाइजर में और पंचजन्य में उसके खिलाफ लिखा गया, देश के संविधान के खिलाफ लिखा गया, और जब हिंदू कोड बिल पास हो रहा था, आप जैसे सारी महिलाएं बैठे ना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, और यही मेरा अगला सवाल है सुधांशु जी से, उसके खिलाफ रामलीला, मेरा अगला सवाल यही है उनसे कि कांग्रेस के अधिवेशन में तो ये गाते थे, आप लोग क्या करते थे? मैं उनसे यही पूछूंगी, लेकिन ये लाइन तो समझाइए ना प्लीज, अपने सिलेबस का सवाल का जवाब दीजिए ना सर। 1905 से लेकर आज तक हमारे यहाँ झंडा गीत, वंदे मातरम और आजाद हिंद सेना, तीनों का जय जयकार होता है, तीनों गाया जाता है और हमें मुखोद्गत है। एक चैनल में मैं गा रहा था कुछ दिन पहले, जब एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी, इनके के शर्मा नाम के जो है, उन्होंने इतना डिस्टर्ब किया वंदे मातरम गाते समय, मैंने उनको चैलेंज किया था, आप गा के दिखाओ, वो गा नहीं पाए, उन्होंने, मैं जब गा रहा था तो उसका अपमान करने का काम किया। तो ये इनकी फितरत है। ठीक है, चलिए सुधांशु जी, अब आप जवाब दीजिए। सुधांशु जी, आप जवाब दीजिए। नेहरू जी ने ये लाइन क्यों लिखी, उसका आधार वो नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन में तो हम गाते हैं, आप लोग क्या कर रहे थे? दूसरा, वो कह रहे हैं कि अगर आप आजादी के आंदोलन में शामिल ही नहीं थे, आप लोग क्या बताइएगा देश को राष्ट्रभक्ति क्या है? जवाब दीजिए सुधांशु जी। देखिए, एक बात मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, भारतीय जनसंघ 1952 में बना, और ये 1947 से पहले का हमसे जवाब मांगते हैं। चलिए, इस आधार पर कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बहुत से हमारे नेता आए, तो मातृ संगठन तो आपका था, तब मैं 2 सवाल कहता हूं। हमारा मातृ संगठन आपके अनुसार जो 1925 में बना और 1931 में गांधी इरविन पैक्ट 4 जनवरी 1931। सुधांशु जी, आप भी तो 30, 35, 37 सबका जवाब मांग रहे हैं ना? हो रही थी, दर्शकों को समझ। एक सेकंड, आप भी तो 30, 35, 37 सबका जवाब मांग रहे हैं उनसे। पूरी बात सुनिए, बोलिए। अरे पूरी बात सुनिए, तब आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। 1931 से 1947 तक 1942 के एक्सेप्शन को छोड़ के कोई आंदोलन नहीं हुआ। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, 1931 टू 47 16 साल कोई आंदोलन नहीं। कौन सा पैक्ट हुआ था इरविन के साथ? और पहले 6 साल में आप आंदोलन की बात करते हैं तो डॉक्टर हेडगेवार जेल गए थे और कांग्रेस 1885 में बनी। उसका मात्र संगठन कौन था? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, जो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी, उससे कांग्रेस बनी। पहला अध्यक्ष इनका व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो जाकर लंदन में रह गए और ब्रिटिश पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े और वहीं उनकी डेथ हुई। और पहले 25 साल 1885 से 1910 तक अनेक ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी इनके अध्यक्ष रहे। अल्फ्रेड रोब, विलियम वेडनबर्न, जॉर्ज यूल, गजब था साहब, ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी की सदारत में पहले 25 साल बैठे थे और हमसे कह रहे हैं पहले 6 साल में संघर्ष कौन सा किए। और कांग्रेस ने अपने खुद कलम से लिखा हुआ है
कि कांग्रेस स्वतंत्रता की कोई लड़ाई नहीं लड़ रही थी। 26 जनवरी 1930 को इन्होंने लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। अर्थात 1930 से पहले इनकी लड़ाई सिर्फ वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसेशन प्राप्त करने की थी। जब डॉक्टर हेडगेवार ने 1920 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में कहा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, इन्होंने नहीं स्वीकार किया। जब तिलक ने 1905 में पूर्ण स्वराज की बात कही तो उन्हें भारतीय असंतोष का जनक कहा गया, उन्हें एक्सट्रीम फंडामेंटलिस्ट राइट विंग कहा गया, उन्हें गरम दल का नेता कहा गया। श्री अरविंदो ने कहा तो उन्हें गरम दल का नेता कहके कांग्रेस ने निकाल के बाहर कर दिया 1907 में सूरत के अधिवेशन ने। मेरे भाई, आप तो खुद कह रहे हो कि 26 जनवरी 1930 को हमने स्वतंत्रता का वो प्रस्ताव पारित किया। तो लड़ाई थी 1930 में शुरू हुई, 1931 में एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद सब खत्म हो गया। और 42 में तो एक महीने में आंदोलन समाप्त हो गया, उसके अलावा कुछ हुआ ही नहीं। और 42 से लेकर 47 के बीच में कौन सा आंदोलन हुआ बताइए? 43, 44, 45, 46, कुछ नहीं। इससे समझ में आता है मेरे भाई, हमारा मात्र संगठन ने बता दिया, अब आप अपना मात्र संगठन बताओ कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी कि नहीं। ठीक है, देखिए जवाब देता हूं मैं। हाँ दीजिए, एकदम डायरेक्ट सवाल है उनका, इसलिए मैं बीच में नहीं आऊंगी। हाँ बिल्कुल, एलन एक्टोन हुम ने जरूर इसकी स्थापना की थी, लेकिन हम अंग्रेजों से लड़ पड़े, कई सालों तक जेल में रहे। और ये खुद कहते हैं कि हमारा हेगड़ेवार जी ने संशोधन किया था, हेगड़ेवार जी ने उसकी स्थापना की थी, लेकिन ये अंग्रेजों के मुखबिर बन के रहे और अंग्रेजों के साथ रहे। ये कहते हैं हेगड़ेवार जी जेल में गए थे ना जेल में, लेकिन बाहर वो इकलौते ऐसे थे जो बाहर आने के बाद जिनका वजन बढ़ गया था, खुद का कोट नहीं पहन पाए थे। अब आपने लोकमान्य तिलक जी की बात की, चतुसूत्री चली थी बंगाल में एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के हिंदू मुसलमानों ने गाना गाया था, अमर सोनार बंगला हो वहां गाना गाया गया था। और उसके बाद 1916 में होम रूल लीग चली थी, जिसके नेता कौन थे? जिसके नेता थे लोकमान्य तिलक, एनी बेजेंट, और इन लोगों ने होम रूल लीग मूवमेंट चलाई थी, जिसको ऑटोनॉमी विद इन द कॉमनवेल्थ कहा गया था। वो मूवमेंट को उसके लिए कहा गया था। और पूर्ण स्वराज जो है ताकत थी कांग्रेस की, वो ताकत थी जवाहरलाल नेहरू की। उन्होंने वो ठराव पारित किया रावी नदी के किनारे, और पहली बार तिरंगा फड़काया था। आपने तब भी तिरंगा नहीं फड़काया था। और रही बात 1942 का, तो आपने पहले टाल दिया था, लेकिन आपको ध्यान में आया कि 1942 का मैं उल्लेख नहीं करूंगा तो बदनामी हो जाएगी। 1942 में जो लोग जेल में गए थे, 1945 में वेवेल पैक्ट के बाद बाहर आए, 3-3 साढ़े 3 साल तक हम जेल में रहे। तब आप बरतानी हुकूमत के साथ लड़ने के लिए लोगों को ब्रिटिश आर्मी में शामिल होने के लिए कह रहे थे, सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद सेना के खिलाफ लड़ने के लिए। आज भी हम, हमारा झंडा गीत होता है, आजाद हिंद सेना का हम जय जयकार करते हैं आज भी। और आज भी हम वंदे मातरम गाते हैं। आप आज भी वंदे मातरम आपके मातृ संस्था में नहीं गाते। मैं नागपुर में रहता हूं, मैंने देखा ना, आपके कभी अधिवेशन में उसको गाया गया है। सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। मैं गांधी जी के बारे में आपको बताता हूं, क्या कहा था गांधी जी ने। गांधी जी ने यंग इंडिया में 8 सितंबर 1920 में मद्रास स्टोर बेजवाड़ा में एक उन्होंने आर्टिकल लिखा था, जिसके मैं कुछ अंश जो है पढ़ता हूं। बहुत सारा इसमें डिबेट हुआ था। 1937 के बाद ये लोग वही मुस्लिम लीग के साथ गए थे, पूरा पार्टीशन इन दोनों ने किया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर से कहा था, दोनों को वार्निंग दी थी, सावरकर जी को भी वार्निंग दी थी और जिन्ना को भी वार्निंग दी थी कि आप दोनों के इस सांप्रदायिक लड़ाई में देश का विभाजन होगा और इतिहास में आपका नाम काले अक्षर से लिखा जाएगा। ये भी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अब सुनो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था। सारा चल रहा था अल्लाह अकबर, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो वो लिखते हैं, to be jealously sung by the Hindus and the Muslims, showing that God alone was great and no other. The second should be Vande Mataram, Hail Motherland, और भारत माता की जय, victory to mother Hind. The third should be Hindu Musalman की जय. This is written by Mahatma Gandhi on 2nd September 1920 in Young India. ये सारी डिबेट में भाईचारा, कौमी नारा, तारा कौमी नारा, वंदे मातरम, ये कहते हैं हम लोग आज भी। और हिंदू मुसलमान की एकता के जो प्रतीक थे ना, वो बलि चढ़ गए सांप्रदायिक विश्वमन के, और उनकी हत्या हो गई। गोडसे ने हत्या की थी, सारी दुनिया को मालूम है गोडसे की पूजा आज भी कौन करता है। मैं आज एक सवाल सदाशिव त्रिवेदी से पूछता हूं, एक व्यक्ति दिखाओ मुझे जो स्वाधीनता संग्राम में वंदे मातरम कहते हो या भारत माता की जय कहते हो, फांसी के फंदे पर चढ़ा हो या किसी ने गोली सीने पे झेली हो। मैं तुम्हें हजारों नाम बताता हूँ। पेड़ से लटके 1942 में कई स्वाधीनता सेनानी, कई कांग्रेस के थे। जब ठीक है अतुल जी, भगत सिंह जेल में थे, भगत सिंह को फांसी हो रही थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जाकर उनको मिले थे, गांधी जी ने अरविंद को खत लिखा था। 6 साल हेडगेवार जी जब एक सेकंड जब केबी हेडगेवार, डॉक्टर केबी हेडगेवार निकले थे जेल से, अरे सुनिए ना अतुल जी, इतना गुस्साने का क्या है इसमें, आराम से। तो मोतीलाल नेहरू गए थे उनको रिसीव करने जब हेडगेवार जी, और यही नहीं, उसके बाद उन्होंने पब्लिक रिसेप्शन उनके लिए किया था, और मोतीलाल नेहरू हाकिम अजमल खान के साथ गए थे रिसीव करने। जब आप कह रहे हैं ना क्यों इतने हो गए थे कि कोर्ट नहीं उनको आ रहा था,
तो यही है ना, इतिहास का सब अपने अपने तरीके से, जो आपको सूट करता है आप लेते हैं, जो उनको सूट करता है वो सुधांशु जी लेते हैं। सुधांशु जी, लेकिन आज अब सीधा अगर इसको एक छोटा सा जवाब दीजिएगा, बंगाल के चुनाव से जोड़ा जा रहा है, छोटा सा कमेंट, फिर मैं बाकी लोग ताकते थोड़ी रह जाएंगे। हाँ, मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात कह देता हूं, ये लोग कितना झूठ बोलते हैं अभी बताता हूं। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त में शुरू हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो फर्स्ट सितंबर 1939 को शुरू हो गया, और कांग्रेस का कहना है कि भारत की इच्छा के बगैर अंग्रेजों ने भारत को युद्ध में शामिल देश घोषित कर दिया। तो भाई 3 साल क्यों रुके रहे? 3 साल बाद आंदोलन क्यों नहीं किया? 39 में क्यों नहीं किया? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था 39 में तुमने इसलिए नहीं किया क्योंकि दिसंबर 41 में पर्ल हार्बर हो गया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने बाहर जाकर आईएनए बनानी शुरू कर दी थी, आपको डर लगने लगा था। उस समय हिटलर ने अटैक भी कर दिया था रूस पे, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर इक्की बैलेंस हो गया था। अपनी नाक बचाने के लिए किया था, वरना मैं चैलेंज करके पूछता हूं, कांग्रेस बता दे, 1 सितंबर 39 सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, वाई अगस्त 42? 3 साल इंतजार क्यों किया था सारी राज्य? अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, बस एक बहुत तेजी के साथ। अरे आप कहते हैं पाकिस्तान इसने बनाया। अरे भाई, जब आपसे मुल्जिम ने इकबालिया बयान कर लिया, आसिम मुनीर ने कहा कि 2 नेशन थ्योरी थी, जो कायदे आजम जिन्ना ने कहा और जो सर सैयद अहमद ने कहा, आसिम मुनीर ने कहा इसलिए हम साथ नहीं रहे। और उसने कहा, आसिम मुनीर ने, सुनो जाके उसका वीडियो, उसने कहा इस्लामी वर्ल्ड में 2 ही हुकूमतें बनी जो कलमे की हुकूमत बनी, एक मदीना और एक पाकिस्तान। और उसने कहा पाकिस्तान 712 में बना। अरे शर्म आनी चाहिए भाई, वो 712 मोहम्मद बिन कासिम से मानते हैं। ट्रंप ने कहा 1000 साल से पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई है। वो 1000 साल ये है कि 1025 में महमूद गजनी ने तोड़ा था, उसी वजह से आज वो अपनी मिसाइल का नाम गजनी बाबर गौरी रखते हैं। और आज हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद बना रहे हो मेरे भाई, कहां तुम इसमें हिंदू महासभा ले आए? पाकिस्तान कह रहा है कि कलमे की बुनियाद पे हमारी वो बनी। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, सर सैयद अहमद ने 1875 में बोला, जब तो सावरकर साहब 3-4 साल के भी नहीं रहे होंगे, 1888 में, जिस समय बोला। क्या आए बाएं साएं बोलना शुरू कर देते हो मेरे भाई? फैक्ट पे बात करो, छोटा सा एकदम प्लीज। 4 लोग वेट कर रहे हैं, 712 में बना। ठीक है, प्लीज उत्तेजित न हो सुधांशु जी, उत्तेजित न हो। 1939 में जब हमको बिलिजरेंट कंट्री डिक्लेयर किया था, तो हमारे सारे लोगों ने इस्तीफे दिए थे। तुम्हारे लोग ने इस्तीफे क्यों नहीं दिए? तुम्हारे लोग अंग्रेजों के साथ क्यों रहे? पूरी कांग्रेस की सारी सरकारों ने इस्तीफे दे देते, लेकिन आप उनके साथ में थे। आप सर सैयद अहमद खान की बात बताते हो, देखने किसने इंडिया डेट बताओ, डेट सुनो, जिस दिन वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ दूसरे दिन हमने इस्तीफे किए। डेट बताओ, डेट हम साथ। अरे क्या डेट लगा रहे हो? दूसरे दिन बताओ कब इस्तीफा दिया। दूसरे दिन सुने ना, दूसरे दिन हमने इस्तीफे दिए। पता ही नहीं रहता है, हमने इस्तीफे दिए। अगर गलत होगा ना तो कल मैं आपके माफी मांगूंगा, नहीं तो आप कल माफी मांगना। सुधांशु जी, खुला चैलेंज है आपको मेरा। अगर आप अंग्रेजों के साथ थे, हमने इस्तीफे दिए और 3-3 साल जेल में रहने के बाद छोड़ना पड़ा हमको, क्योंकि क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन के बाद वेवेल प्लान बना। वेवेल प्लान बनने के बाद जब कैबिनेट मिशन आया, तो कैबिनेट मिशन के साथ आप और मुस्लिम लीग बैठे रहे, जिन्ना की मुस्लिम लीग और आपकी हिंदू महासभा, आप बैठे रहे, हम बैठे नहीं रहे। हमने एक्सेप्ट नहीं किया एबीसी प्लान, हमने एकता रखने की कोशिश की। महात्मा गांधी की हत्या हो गई। किसने की हत्या? क्या बोल रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल? क्या खत लिखा था उन्होंने? खत लिखे थे दोनों को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, और इनको बैन लगा दिया था आरएसएस पे। आपका कोई योगदान नहीं रहा। आपका योगदान रहा 1942 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के खिलाफ जाना, वो मुस्लिम लीग के साथ जाना, जिन्ना के, जिसने इस देश के विभाजन का प्रस्ताव रखा था। आपने खुद 2 नेशन थ्योरी पहले रखी, बाद में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने रखी। आपने इस विषमन की वजह से, सांप्रदायिकता की वजह से महात्मा गांधी की हत्या, बस इतना योगदान है आपका, उसके अलावा कोई योगदान नहीं है। और आज भी डिस्टोरियन वही कर रहे हो आप अपमान कर रहे हो रविंद्रनाथ टैगोर जी का, आप सुभाष चंद्र बोस जी का अपमान कर रहे हो, आप राजेंद्र प्रसाद का, आप महात्मा गांधी जी का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये 2 स्टांजा जो है उसको अप्रूव किया था। आप लोग एक का जवाब खत्म नहीं होता, पहले ही दूसरा हाथ उठा देता है। बाकी 5 लोग वेट कर रहे हैं सर। सुधांशु जी, 5 लोग वेट कर रहे हैं, जल्दी से सिर्फ एक लाइन सर, आई कैन नॉट गिव यू मोर टाइम। एक लाइन बस, और मैं सिर्फ फैक्ट बोलूंगा, फैक्ट के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर अध्यक्ष का एक नेता बताइए जो अंग्रेजों की गोली से मारा गया हो, एक नेता जिसे फांसी हुई हो, एक नेता जिसे काला पानी हुआ हो, लाला लाजपत राय के अलावा एक नेता जो लाठीचार्ज में भी घायल हुआ हो। दूसरा, भारत के इतिहास में अंग्रेजों के अधीन यूनियन जैक झंडे के नीचे 2 सितंबर 1946 में वेवेल के द्वारा क्वीन के निष्ठा की शपथ लेकर प्रधानमंत्री कौन बना? जवाहरलाल नेहरू। और अभी जाके कोई इंटरनेट पे देख ले, नॉट माउंटबेटन
प्रधानमंत्री मोदी एनडीए सांसदों को डिनर देंगे, ये खबर इस वक्त आ रही है। 11 दिसंबर को एनडीए सांसदों के साथ एसआईआर और तमाम जो अन्य मुद्दे हैं इन सब पर चर्चा होगी। एनडीए के तमाम सांसदों के लिए एसआईआर और आगामी चुनावों पर चर्चा पीएम करने वाले। एक लाइन में पूरी कीजिए बात सुधांशु जी। हाँ, इसलिए मैंने सिर्फ फैक्ट बोल दिया कि जिसने अंग्रेजों के साथ सबसे दोस्ताना संबंध थे, जिन्होंने अंग्रेजों के अधीन शपथ ली और जिनके लिए अकबर इलाहाबादी ने शेर लिखा था कि ये दिन में प्रदर्शन करते थे और रात को ब्रिटिश अफसरों के साथ डिनर करते थे, वो कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। इसलिए इनके स्वतंत्रता संग्राम, एक फैक्ट गलत बोला हो तो बताइएगा अतुल लोंढे पाटिल जी, और फैक्ट में फैक्ट के साथ कोट करके बोलता हूं, ईयर और डेट कोट करके। देखिए, जिन्हें समझता नहीं है, जिनका स्वाधीनता संग्राम से कोई संबंध नहीं था, वो ऐसी ही बात करेंगे, डिस्टोरियन बनेंगे। और दुर्भाग्य से सुधांशु जी भी वही कर रहे। 1946 में ट्रांसफर ऑफ पावर चालू हो गया था। ट्रांसफर ऑफ पावर जब चालू हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, उसके चुनाव होने थे। चुनाव होकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आकर जो है रिपब्लिक 1950 में बना, वो 3 साल में हमने सब कुछ खड़ा कर दिया था। 3 सालों में वो, तो आप जो कह रहे हो ना, उसमें फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्यों आए, उसमें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर क्यों आए, 5 अलग अलग पार्टी के लोगों को लिया था। वो ट्रांसफर ऑफ पावर था। इतिहास को डिस्टॉर्ट करके मत बताइए सुधांशु जी, क्योंकि आपका कोई योगदान नहीं था उंगली उठाने के अलावा, उंगली उठाने के अलावा आपका कोई योगदान नहीं था। और 1948 में अगर ऐसी बात थी तो पहला जो फैक्ट्री एक्ट है, पहला जो इंडस्ट्रियल एक्ट है, इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, वो किसने प्लेस किया था? वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्लेस किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये सारे जो नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग पास हो रहे थे, उनका कोई डिसेंट नोट नहीं है, किसी चीज में कोई डिसेंट नहीं है। एक ही चीज है, जब भारतीयों को, जब लियाकत अली और नेहरू जी का जब पैक्ट हुआ कि जो लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए, जो मुस्लिम वहां गए, उन्हें मौका दिया जाए यहां आकर अपनी प्रॉपर्टी सेल करे, उसके खिलाफ उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन आपने वहां भी डिस्टॉर्शन किया। आपने वहां डिस्टॉर्शन ये किया हिस्ट्री का कि नहीं, वो कश्मीर के लिए दिया था, वही कश्मीर और कश्मीर के लिए। बोले सुधांशु जी, बोले। आपका कोई योगदान नहीं है। हम लोग सारे ही हट जाएंगे आप कभी अंग्रेजों से लड़े हो? हमारे लोग जितने घूम फिर कर यही आते हैं। आप अंग्रेजों से कहाँ लड़े हो, कब लड़े हो? आप उनके नाम पूछ रहे हो, आपसे पूछ रहे हैं। इसके बाद आ रही हूँ वारिस भाई, आ रही हूँ तुरंत। ये तो साथ में थे, मुखबरी कर रहे थे। नहीं, मैं अंग्रेजों के जाने की बात, 1942 लोगों को पकड़वा दे रहे थे। मैं अंजना जी एक लाइन बोल देता हूँ अंग्रेजों, बस डेट के साथ, और कोई झगड़ा, एक लाइन बस। अतुल पाटिल जी आवेश में मत आइए, एक लाइन। इनके मुंह से निकला ट्रांसफर ऑफ पावर था, यानी स्वीकार कर लिया कि 2 सितंबर 46 को ट्रांसफर ऑफ पावर। फिर मैं पूछना चाहता हूं 15 अगस्त 47 को क्या हुआ था? अगर 15 अगस्त 47 को हमें एक्चुअल पावर मिल गई थी, तो 30 जून 48 तक गवर्नर जनरल वाइसराय क्यों रहे माउंटबेटन? और सुनो मेरे भाई, भारत का आर्मी चीफ अंग्रेज रहा 1949 तक। चीखिए मत अतुल जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं, मैं तो आजादी के बाद बोल रहा हूं। आजादी के बाद आप अंग्रेजों से कितने मिले हुए थे? ब्रिटिश आर्मी चीफ रहा। अब देखिए तरीका गलत है, आपने चिल्लाना शुरू कर दिया। सर मैं फैक्ट पे फैक्ट बोल रहा हूं। 30 जून 48 तक ब्रिटिश गवर्नर जनरल रहा। 1949 तक ब्रिटिश आर्मी चीफ रहा जनरल फ्रांसिस रॉय बूचर। भारत का एयरफोर्स चीफ 1954 तक ब्रिटिश रहा गेरोल्ड गिब्स। भारत का नेवी चीफ 1958 तक रहा। 1958 स्टीफन कार्लाइल। गजब ट्रांसफर ऑफ पावर। चलिए ठीक है, वापस लौटते हैं। वारिस पठान को दिखाइए। वारिस पठान, सवाल आज जो उठा रही है बीजेपी, वो ये है कि 150वां वर्षगांठ है। वंदे मातरम वो गीत था जिसने सबको, मतलब स्वतंत्रता सेनानियों को, और सबसे बड़ा विद्रोह हुआ जब अंग्रेजों ने इसको दबाने की कोशिश की, तो इसने बांधा देश की आजादी के लिए इस गीत ने। उसके 3 जो पैराग्राफ्स हटाए गए, उसको लेकर चर्चा है कि पंडित नेहरू ने ये चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि ये मुसलमानों को परेशान कर सकता है। करता क्या? आप लोग को करता है क्या? जी देखिए अंजना जी, बात ये नेशनल सॉन्ग है, वंदे मातरम, हम उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। जिसको गाना है गा सकता है, हम पूरी तरह से उसका समर्थन करते हैं, खड़े रहते हैं। लेकिन संविधान का आर्टिकल 25 बोलता है कि एवरी पर्सन इज राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, फ्री रिलीजन। मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता। अगर मेरे रिलीजन इस्लाम में कोई ऐसा है कि वंदे मातरम में कोई ऐसी पंक्ति है जो इस्लाम के थोड़ा सा अगेंस्ट है, तो किसी को आप फोर्स नहीं करते बोलने के लिए। मगर ये बीजेपी की एक आदत ये बन गई कि अगर जिसने उनकी बात नहीं माना, उनके डिक्टेटरशिप के टर्म्स को नहीं माना, वो हो जाता है एंटी नेशनल। अब बात बताओ मेरे को सुधांशु जी, 27 नवंबर 2025 अभी की दिन की बात है, 10 दिन पहले राज्यसभा सेक्रेटरीट ने एक सर्कुलर निकाला था, आदेश, कि वंदे मातरम और जय हिंद को पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलने दिया जाएगा, क्योंकि इससे डेकोरम खराब होता है।
अब आप खुद तो रोक रहे थे कि नहीं बोलना है, वहां पे डेकोरम खराब करने वाली बात करो। इसीलिए दो मोरा चेहरा जो बीजेपी का है ना अंजना जी, वो देश को देखना बहुत जरूरी है। और मुझे आपका, बताओ ना, आपका एक ही चेहरा है, सबसे अच्छा आप ही का है, एक ही चेहरा है कि चाहे वो वही राष्ट्रगीत हो जिसने सबको देश में बांधा इस देश की आजादी के लिए, लेकिन बाकी के 3 पैराग्राफ जो काटे गए तो उसको तो छोड़िए, जो मौजूदा है वो भी आपको स्वीकार नहीं है। सबसे अच्छा आप ही का है। अंजना जी नहीं अंजना जी, हम संविधान को मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, आप पढ़ लीजिए बिजॉय इमैनुअल का जजमेंट 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग बराबर, नेशनल एंथम पढ़ना चाहिए, मैंडेटरी है, लेकिन उसमें भी काफी सारी ठीक है, मैं लौट रही। मोहम्मद तौसीफ साहब, क्या टीएमसी के लिए चुनाव के एंड पहले ये बिल्कुल दोधारी तलवार पर खड़े होने के बराबर है? क्योंकि आपको सबका वोट चाहिए, चाहे वो जो मुस्लिम वहां पर रहते हैं उनका भी वोट चाहिए, हिंदुओं का भी वोट चाहिए, और यहां पर बात आकर अटक गई है कि क्या मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कुछ हिस्से काटे गए। वही राष्ट्रगीत जिसका ओरिजिन ही वही हुआ है, वंदे मातरम का। नमस्कार अंजना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे तो आज ऐसे लग रहा था कि My apologies on that. I have already said no it. problem, no problem. No, I do understand. No problem. मुझे आज लग रहा था सुधांशु जी की वजह से आज हमारा भारत का हर मसला सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 1930 से लेकर 2025 तक की सारी जो संस्कृति थी, सारी जो हिस्ट्री थी, वो आज उन्होंने बता दिया। मुझे आज पक्का मुझे लग रहा था कि आज मैं हिस्ट्री क्लास में बैठा हूं और उन्होंने मुझे सब सिखा दिया। और आज देखिएगा, आज रात को 9 बजे के बाद से हमारे देश में जितनी भी भूखमरी थी, जितनी भी परेशानियां थी, सेंसेक्स ऊपर जाए नीचे जाए, आज वो रात को 9 बजे के बाद सब ठीक हो जाएगा, कि सुधांशु जी ने हमारे को क्लास दे दिया। दैट्स ओके। आप देखिए, बार बार हमें पंचायत का या इलेक्शन का ये जो भी करते हैं, हमें उतनी कोई फिक्र नहीं होती, क्योंकि हम पूरा 12 महीना काम करते हैं। अंजना जी, आज प्रधानमंत्री जी बंकिम दा, ऐसे लग रहा था शायद इनके हम उम्र है, वो इनकी पैदाइश एक साथ हुई थी, एक साथ खेलते थे ये लोग। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को ये नहीं कह के उन्होंने कह दिया बंकिम दा। और ये कोई नई बात नहीं है अंजना जी, ये तो आज मुझे एक मौका मिला है, प्लेटफॉर्म आज तक का है, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके द्वारा मैं कहना चाहता हूं, कोई नया बात नहीं है। 2019 में यही बीजेपी वाले जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की स्टैचू तोड़कर चले गए थे और हंस रहे थे, कोई नई बात नहीं है। ये वही लोग हैं जो कर्नाटका के एक बीजेपी लीडर हैं, वो कह रहे थे कि जब रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन कहा था तो ये अंग्रेजों को वेलकम करने के लिए कहा था। आप समझ लीजिए, ये वही बीजेपी है। इनके एजुकेशन मिनिस्टर मध्य प्रदेश में इंदर सिंह परमार ने ये कोट करके कहा था, राजा राम मोहन रॉय। आप सोचिए, आप किन किन लोगों की बात कर रही हैं। वो एक ब्रिटिश एजेंट है, ये इतनी बात कह रहे थे। त्रिवेदी साहब से मैं बहुत कुछ सीखता हूं, आज से डिबेट नहीं कर रहा हूं, 5-6 साल हो गया इनके साथ डिबेट करते हुए। पर ठीक है, एक बार हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपका रिएक्शन इस पर, उनकी बात पर जल्दी से। हर्षवर्धन जी। अंजना जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, तौसीफ भाई बंगाल के रहने वाले हैं, बंगाल में तो बंकिम दा सम्मान के साथ कहना सबसे स्वाभाविक है। ये कांग्रेस के ट्रैप में कहां से आ गए? कांग्रेस की आईटी सेल ने कुछ चला दिया और ये भी उसी ट्रैप में आ गए। बंकिम दा कहना ये उनके प्रति आदर की अभिव्यक्ति है, पहली बात। दूसरा, मूल मुद्दा जो है सोमनाथ से लेकर वंदे मातरम तक कहीं हिंदू भावना न दिखे, ये नेहरू जी की प्राथमिकता में था। मूल मुद्दा ये, वरना जिस बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को लेकर कह रहे हैं कि क्यों उनका नाम इस तरह से लिया, बंकिम दा कहना तो सम्मान का नाम है। जरा सोचिए, दुर्गा पूजा में क्या तौसीफ भाई नहीं जाते होंगे क्या? दुर्गा पूजा कमेटियों में बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता क्या नहीं जाते हैं क्या? बार बार ये कहा जाता है कि सेकुलरिज्म है। देखिए, राम को इमाम हिंद कहते हैं और वहीं जाकर मुसलमान को करेंगे नहीं नहीं तुम वंदे मातरम वाले मत जाओ, तुम ही दुर्गा धारणी गा दोगे तो तुम्हारा धर्म खत्म हो जाएगा। अरे जब वहां पर किसी ने इंटरवीन किया था ना, जब इंटरवीन किया था तौसीफ जी, तो फिर प्रधानमंत्री ने बाबू बोलना शुरू किया, क्योंकि जो लोकल कई बार लोगों के दिमाग में रहता है ना कि वो कह रहे हैं कि दा तो वहां बहुत सम्मान से कहा जाता है। चलिए पूरा कीजिए हर्षवर्धन जी, 2 लाइन में। चलिए जल्दी से एक बार धीरेन्द्र जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। धीरेन्द्र जी, सबका भाव साफ आ गया मुझे लगता है 40 मिनट के इस डिबेट में। आप लोग किधर खड़े हैं? वापस शामिल कर दे फिर सरकार, अगर तीनों पैराग्राफ को लेकर ये भावना है तो शामिल करने में क्या बाधा है? बिल्कुल बाधा नहीं है। और अभी टीएमसी को मैं सुन रहा था, इन्हीं की नेता मां माटी मानुस का नारा देती थी 2006-09 में। उस समय इनको माटी से प्रेम था, माटी का वंदन करते थे, मां मान रहे थे। लेकिन यही तुष्टिकरण है ना जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ये वोट के लिए इस तरह से कर रहे हैं। जिस गीत ने पूरे देश की आजादी के लिए जोश भरने का काम किया, इसी सत्ता को पाने के लिए मां माटी मानुस का नारा दीदी ने लगाया, और आज उसी माटी की वंदन जब होने की बात हो रही है राष्ट्रीय स्तर पर तो। सुधांशु जी, 2 लाइन में।
वापस शामिल करेंगे। मैं सिर्फ एक लाइन में ही कह देना चाहता हूं, जिस हिस्से पे इनको आपत्ति थी, तुम दुर्गा दशप्रहर धारणी कमला कमलदर विहारिणी, अगर हम उस हिस्से के प्रति आस्था रखते हैं तो पूरे भारत से जुड़ते हैं। जब आप ये कहते हैं तुम दुर्गा दशप्रहर धारणी, तो त्रिपुरा की त्रिपुर सुंदरी से लेकर आसाम की कामाख्या मां से, कलकत्ता की काली जी से लेकर, कन्याकुमारी से लेकर, कर्नाटक की मुकुम्बा देवी से लेकर, मुंबई की मुंबा देवी से लेकर, विंध्यवासिनी जी से लेकर और उत्तर में कश्मीर वाली सारी जगह से हम स्वतः जुड़ जाते हैं। इसलिए राष्ट्र को एकाकार करने के लिए आवश्यकता। सुधांशु भाई, छोटा सा सवाल, मुझे आप प्लीज सवाल जवाब देकर जाइएगा। 2014 से लेकर 2025 तक पार्लियामेंट में जब जब बात हुई है, टेक मी एज अ कॉमन मैन, मुझे आप ये बताइए, रोटी कपड़ा मकान का आप कब बात करिएगा? वही पुलवामा, वही पहलगाम, वही नोटबंदी, वही मस्जिद मंदिर, वही बाबरी। सुधांशु जी, सिर्फ दो लाइन में रोटी कपड़ा मकान में मेरे भाई 4 करोड़ लोगों को मकान मिला है, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना में गैस मिली है, 16 करोड़ लोगों को नल से जल मिला है, 16 करोड़ लोगों को शौचालय। वक्त इतने की इजाजत देता, आप सभी का बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज।